स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने पहले भी आपको नई नई शख्सियत से रूबरू करवाया और नई नई स्कीम्स जो हमारी यूटी के अंदर हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश जो है हमारी वो जारी रही। आज हमारे साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्मिता सेठी जी मौजूद हैं। आज हम की जो भी स्कीम्स हैं वो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और हम आपसे अपील भी करेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है इस डिपार्टमेंट से वो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। मैम, सबसे पहले स्वागत है आज के एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू। मैम, हमने एक प्रयास किया है, कोशिश की है कि लोगों तक हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स जो हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, एक डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करें। तो आज हम आपके पास आए हैं, जो भी नई स्कीम्स हैं आप हमारे साथ शेयर करें ताकि जनता तक हर स्कीम पहुंच सके और जनता उसका लाभ उठा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1960 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो वजूद में आया था। तब से अब तक हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे जो अदरवाइज सोसाइटी की वीकर सेक्शंस में गिने जाते हैं उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है, उनको हर तरीके से रेजिडेंशियल जिसको ज़रूरत है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, पेंशन्स दी जा रही हैं। उनके वेलफेयर डिसेबल्ड लोग जो हैं उनके या स्पेशली एबल्ड जिन्हें हम अब कहते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जा रही है, उनको प्रोस्थेटिक एड्स दी जा रही हैं। हम उन NGOs को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सारे काम हैं जो हम कर रहे हैं। हम काफ़ी सालों से इन कामों को कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए जैसे स्कॉलरशिप है वो फॉर SC कैटेगरी के लोगों के लिए है, OBC के लिए है, अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। उसी तरीके से आपकी जो ये है पेंशन्स हैं ये ओल्ड एज के लिए है, विडोज़ की पेंशन है, डिसेबल्ड की पेंशन है। तो ये अलग अलग तरह की स्कीमें हैं जिसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ क्राफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो हमारे चल रहे हैं, जहाँ पे हम लेडीज़ को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इस किस्म की स्कीम्स हमारी काफ़ी समय से चलती आ रही है। मैम, जिस तरह से हम फील्ड में जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आता है हैंडीकैप्ड को लेकर। अगर हम बात करें, जिस तरह के 1500 या 2000 उनको पेंशन दी जाती है तो उससे तो एक परिवार नहीं पल सकता। क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके पूरे परिवार को लेकर कुछ इस तरह की सुविधा नहीं चला रहा है या चला सकता है जिससे वो अपने परिवार को पाल सके या चला सके? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक फंड्स का सवाल है वो 1000 रुपया उनको जो पेंशन मिलती है, हम जानते हैं कि एक परिवार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सक्षम बनाना। तो सबसे पहला, जैसे हम प्रोस्थेटिक एड्स देते हैं लोगों को, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि क्रैचेस की, किसी को हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है या किसी को और किसी किस्म की आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत पड़ती है, हम तरह तरह के कैंप करवाते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इस साल में हमारे ऑनरेबल LG साहब के इंटरवेंशन से जम्मू में ही सिर्फ 2000 से 2900 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको हमने 37 कैंप्स में उनके प्रोस्थेटिक्स की असेसमेंट करवाई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सामने आए हैं। हर एक ब्लॉक में जाके स्पेशल कैंप्स ड्राइव करी गई है और जैसे ये कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाएगी उस प्रोस्थेटिक्स की। मैम, स्कॉलरशिप तो को हाँ, मैं आपसे वही बताना चाहती हूँ। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है बच्चों को, तो वो स्कॉलरशिप्स भी लेते हैं। स्पेशल ड्राइव है जिसमें उनको स्पेशल फंडिंग भी दी जाती है कि उनको किसी तरह के स्क्राइब की या किसी और हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी है। इसके अलावा आपको ये जान के खुशी होगी कि जब तक हम UT नहीं बने थे तब तक नेशनल डिसेबिलिटी एक्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल यहाँ पे लागू नहीं था। उसके बाद अब ये एक्ट हमारे पे लागू हो चुका है। पुराने एक्ट के मुताबिक सिर्फ 7 या 8 तरह की डिसेबिलिटीज़ थी जो JNK में रिकॉग्नाइज थी कि जिनको हम ऑफिशियली मानते थे। उसमें मेंटल डिसेबिलिटीज़ का कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन जब से ये एक्ट हम पे लागू हुआ उसके बाद हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 जो है उसके तहत अप्लाई किया और आज ऑटिज़म, सेरेब्रल पैलिसी, मेंटल रिटार्डेशन या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ जो हमारी हैं
वो अब JNK के लोगों के लिए उसके लिए एक आयाम खुल गया है, वो लागू हो गई हैं। और ये सब हमारे लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे माननीय उप राज्यपाल जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें उनकी इंटरवेंशन थी, उनका सहयोग था। उन्होंने लिखा स्पेशली मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को कि आप JNK को इस पोर्टल पे इंक्लूड करें। और जब से JNK इस पोर्टल पे इंक्लूड हुआ है तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए अब एप्लीकेबल हो गई हैं। उसमें 10 तरह की स्कीमें हैं जिसमें एक 0 से 10 साल के बच्चे के लिए भी इंटरवेंशन है कि कैसे उसको लुक आफ्टर करना है, उसके साथ कैसे पेरेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे करना है। उसके अलावा उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए प्रेरणा स्कीम भी है, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए हर एक चीज़ का एक प्रोविज़न किया है। जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं ले सकते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल होम्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो बहुत कुछ है जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है। लोकल लेवल कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, DC उनको हेड करेंगे। और ये सारा कुछ जितनी भी तरह के इंटरवेंशंस हैं ये डिसेबल के लिए है। तो अगर एक स्पेशली एबल्ड इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है वो अपने आप को भी लुक आफ्टर कर सकता है और अपने परिवार को भी, उसको सरकार की तरफ 1000 रुपये की पेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, इसके साथ अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे हम पहाड़ी स्टूडेंट्स की बात कर लें या ST स्टूडेंट्स की बात कर लें या OBC स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो पिछले दिनों भी एक हमें देखने को मिला कि बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट पे थे, खासकर पहाड़ी और ST स्कॉलरशिप को लेकर। तो बच्चों का यही रहता है कि हमारा स्कॉलरशिप थोड़ा टाइम पे जो है वो रिलीज़ अगर किया जाए तो हमारी स्टडी जो है कंटिन्यू एक अच्छे तरीके, क्योंकि कुछ परिवार जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे ही बच्चों को आगे बढ़ने की मीन्स वो करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई नई स्कीम्स आई हो तो हमारे इसमें पहली चीज़ तो ये है कि मैं ट्राइबल्स के लिए या पहाड़ी स्पीकिंग के लिए जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं डील नहीं करती हूँ। मैं एज डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैं SC, OBC और EBC, DNT इस तरीके की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके साथ डील करती हूँ। उसमें जो भी स्कीम्स जी, तो उसमें ऐसा है कि इस बार हमें स्पेशल डायरेक्शन है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जून आखिर तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे जितने भी बच्चे जो हैं उनको टाइमली रजिस्टर करके और DC से अप्रूव करवा के, क्योंकि DC उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे अप्रूव करवा के हमें वो लिस्टें अगर भेज देते हैं तो हम जितना हमारे पास फंड्स आए हैं हम इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बच्चों को वहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सवाल है, उसमें हमने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब गाइडलाइंस हैं SC पॉपुलेशन के लिए, जो SC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी हुई है और 30 जून तक हमने उनसे कहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक 15 अगस्त और 26 जनवरी तक हर बच्चे की स्कॉलरशिप के 2 हिस्से जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 60% और हमारा है 40%, तो वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये लेट डाउन गाइडलाइंस हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जानते होंगे कि हम उस UT में हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन ही DBT मोड पे देते हैं, सीधा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाता है। अनलाइक अदर कॉलेजेस या अनलाइक अदर स्टेट्स जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में पैसा दिया जाता है, बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में पैसा दिया जाता है, तो वो बच्चों को वहाँ पे इस किस्म की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को रजिस्टर कर देते हैं, उनके सैंक्शन हो जाती है और फंड्स की अवेलेबिलिटी जैसे ही हमें फ़ंड्स आते हैं हम दे देते हैं। इस बार फ़ंड्स हमें मिल चुके हैं तो हम बच्चों से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशंस भर दीजिए। जैसे ही उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, अब 30 जून तक का टाइम है, 15 दिन लेंगे उनके इंस्टीट्यूशन लेवल पे उनको वो स्क्रूटनाइज करने के लिए, और 15 दिन हमने दिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी स्क्रूटनाइजेशन होगी और फिर वो हमारे पास जब एप्लीकेशंस आएंगी तो हमारे पास आते ही हम जितनी जल्दी हो सकता है उनको प्रोसेस करके, हो सकता है कोई 4 दिन बाद या 8 दिन बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाए जिसमें उनके अकाउंट में पैसे मैम इसमें एक अहम सवाल जो रहेगा, इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करेंगी या ऑफलाइन, क्योंकि कोरोना को चलते हुए अगर मद्देनज़र रखते हुए देखिए ये सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही आती हैं, इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशंस कोई भी नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप लेने वाला बच्चा है वो इतना ट्रेंड है
कि वो अपनी एप्लीकेशन खुद भर सकता है और डाल सकता है। ये दिक्कत आती है जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ, तो उसमें भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी अपना ऑनलाइन पोर्टल ऑपरेशनलाइज करवा के हमारे पोर्टल के साथ जोड़ दें, ताकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी डेटा भेजने में और उनसे फंड्स मांगने में दिक्कत ना आए। लेकिन जो ऑनलाइन जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो पिछले 3 साल से, पहले तो 2 साल पार्शली वो ऑनलाइन चल रही थी तो हार्ड कॉपीज़ हम ले रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से 100% ऑनलाइन ही चल रही है। मैम इसके बाद बात करें अगर ICDS की, वो तो शायद आपके अंडर नहीं, मेरे अंडर ओके, तो इसके बावजूद अगर कोई और स्कीम्स हैं? देखिए इस वक्त तो कोविड चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी स्कीम जो हमारी नई लॉन्च हुई है वो है सक्षम स्कीम जी, जिसमें कोविड विक्टिम्स की फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात की जा रही है। सक्षम स्कीम अभी माननीय उपराज्यपाल सर की इंटरवेंशन से एक नई स्कीम लॉन्च हुई है। बहुत ही एक जिसको कहते हैं एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर तरह का कंपैशन है। इसमें आप पेंशन्स दे रहे हैं जहाँ पे 1000 रुपये तक की पेंशन हर उस फैमिली को जहाँ पे ब्रेड अर्नर जो है उसकी डेथ हो गई है, और उसमें भी एक प्रोविज़न रखा गया है कि चाहे वो ब्रेड अर्नर एक ही है या इन केस सम फैमिलीज़ में ऐसा है कि घर का बुज़ुर्ग भी हैं और वाइफ भी हैं, तो उसमें 2 पेंशन्स दी जाएंगी। एक जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उसको दी जाएगी और एक उसके स्पाउस को भी दी जाएगी जो उस पर डिपेंडेंट है इमीडिएटली। उसके अलावा बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स का प्रोविज़न रखा गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप टू 20,000 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप टू 20,000 रुपीज़ पर बेनिफिशियरी 2 बच्चों तक के लिए जो एनुअली उनको दी जाएगी, और 40,000 रुपीज़ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो बड़ी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो लॉन्च की गई है जो कोविड विक्टिम्स के लिए है, और ये स्कीम एप्लीकेबल हो गई है, अब शुरुआत हो चुकी है। 20 जून तक का टाइम दिया गया है DCs को कि वो पूरी तरह से वेरीफाई करके डेटा भेजें तो हम उनको सैंक्शन कर सकें एज डायरेक्टेड लेवल, और लोगों को पैसा जल्द से जल्द उनके अकाउंट में जा मैम सके। अगर गर्ल्स की बात करें या वुमेंस की हम बात करें, उनके लिए क्या क्या कोई स्कीम्स आपके पास है? अगर देखिए हर स्कीम जो यहाँ पे लागू हो रही है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हो रही है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग जैसे कि हम कटिंग टेलरिंग सेंटर्स खोले हुए हैं या किसी और किस्म की कोई ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, तो वो उन लड़कियों के लिए है जो काम करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, चाहे वे किसी भी तरह के हो, और नए कोर्सेज भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इन डिस्ट्रेस हैं, जी, तो उनके लिए नारी निकेतन भी खोले गए हैं कि वो यहाँ पे आएंगी, वो नारी निकेतन में रह सकती हैं। कई लोग हैं इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, तो उनके साथ भी उनके लिए भी एक एज अ रेजिडेंशियल प्रोविज़न बनाया गया है जहाँ पे वो आके सुरक्षित रह सकती हैं। उसके अलावा विडोज़ पेंशन ऑफ वुमेन इन डिस्ट्रेस, उनके लिए भी पेंशन दी जाती है जो यहाँ पे दी जा रही है। मैम नारी निकेतन की अगर आपने बात की है तो काफ़ी सारी जगहों पे हमने ये चीज़ देखने को हमें मिली है कि उनके खाने पीने का जिस तरह की सुविधा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिस तरह की होनी चाहिए डिपार्टमेंट या मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो जिस तरह की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उस तरह की बच्चों को नहीं मिल रही है। इस चीज़ के ऊपर आप क्या? ऐसा नहीं है, देखिए क्योंकि गवर्नमेंट तो फंड्स देती है, उसमें 100 रुपया उनका पर डे का एक्सपेंडिचर है जो वहाँ दिया जाता है। ज़्यादातर इन नारी निकेतन में हम इनकरेज करते हैं कि लेडीज़ अपने लिए खुद ही काम करें, एक तो उनका ध्यान भी बढ़ता है, दूसरा वो अपने आप को ज़्यादा बेटर लुक आफ्टर कर सकती हैं। तो हर एक चीज़ हर तरह की फैसिलिटी उनको दी जाती है। इसमें कुछ बच्चियाँ भी हैं जो स्कूल भी पढ़ने जाती हैं, कॉलेजेस पढ़ने के लिए जाती हैं। ऐसा कोई हमें अगर आपके नोटिस में कुछ आता है कुछ इस तरीके का तो ज़रूर हमारे नोटिस में लाइए, वरना हमारे नोटिस में ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं है। मैम इसके बगैर लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरह से कोई गरीब बच्चियां रहती हैं, काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है कि उनकी शादी के लिए मीन्स हेल्प की जाती है कि ताकि उनके माँ बाप को बर्डन ना लगे या कुछ इस तरह की बातें, तो उसमें क्या क्या रहता है? देखिए इसमें 2 स्कीम्स हैं, एक तो लाडली बेटी स्कीम है जिसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए वो ICDS चला रहे हैं, और दूसरी है समाज स्कीम जिसको स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम कहा जाता है। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में जो मैरिजेबल एज की गरीब लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स शादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 25,000 रुपया कैश और 25,000 रुपये तक का गोल्ड अप टू 5 ग्राम्स वो उनको दिया जाता है। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनके एक सर्वे के तहत नाम आए हैं, और उन लड़कियों को हम कवर भी कर रहे हैं। जैसे जैसे केसेस आते जाते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड,
डीसी की तरफ से वो केसेस सीधा रेफ़र कर दिए जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट से ही वहाँ से वो पैसा उन तक चला जाता है। मैम इसमें सबसे कुछ लोगों की ये चीज़ें रहती हैं कि उनको पता नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कि कौन जो है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है तो कौन नहीं कर सकता, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होते हैं हमें देखने को मिलता है कि हर कोई आ जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, बट एलिजिबिलिटी जो होती है वो उनको पता नहीं होती है। देखिए ऐसा है कि हमने जगह जगह अवेयरनेस कैंप्स भी करे हैं इसके बारे में, पिछली बारी तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स करे हैं। उसके अलावा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में वेलफेयर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील ऑफिसर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं और बाकी लोग भी हैं, उन सब का हम जब उस वक्त ये सर्वे हुआ था उस वक्त उन लड़कियों के नाम लिखे गए थे और वो एक लिस्ट तैयार की गई थी। उसके बाद जब वो अप्लाई करती हैं तो उसमें उनके राशन कार्ड, उनकी एज का सर्टिफिकेट, उनका अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें वहाँ से ली जाती हैं। तो लिस्ट में बेशक बहुत लोग अप्लाई कर सके, लेकिन क्राइटेरिया जो है जो फुलफिल करेगा एलिजिबिलिटी का वो ही इस इनकम को लेके मैं बात कर रहा था आपसे, मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए जो एलिजिबल होगा इसमें? देखिए इसमें 75,000 रुपये आनम के हिसाब से पहले इनकम बीपीएल कैटेगरी जिसको हम गिनते हैं उनके हिसाब से थी। अभी भी बेसिक क्राइटेरिया तो सेम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शायद इसमें अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रिसेंटली कोई एक 15 दिन पहले ही हमें ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि हम इस सर्वे को एक बारी से फिर दोबारा चेक करवाएं। तो इस महीने के अंत तक हम 3 तरह के सर्वे करेंगे। एक पेंशनर्स का जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और अपनी पेंशन ले रहे हैं, एक उनका जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक उनको पेंशन्स नहीं मिली हैं, और तीसरा इन लड़कियों का जो समाज की लिस्ट में है उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थी आज के इस खास एपिसोड में बात करने के लिए सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर। काफ़ी सारी जो स्कीम्स थी इनकी द्वारा वो आप तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप इनका अच्छे से लाभ भी उठाएंगे और कोशिश हमारी तरफ से भी यही रहती है कि आप इन स्कीम्स के तहत आप जाके अपने आप को देखें, एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशंस लगाएं और पूरी तरीके से इसका लाभ उठाएं। फिलहाल ऐसी ही शख्सियत को हम आपके रूबरू करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।